जरा सोचो 2025 में तुम्हें एक ऐसा जादुई पानी मिल जाए जिससे तुम अमर हो जाओ। कहानी शुरू होती है थाईलैंड की रंगीन गलियों से, जहाँ एक तेज दिमाग वाला आर्कियोलॉजिस्ट ल्यूक एक बेहद कीमती पेंटिंग को लेकर लोकल माफिया से भाग रहा है। गली कूचों से लेकर छतों तक ल्यूक बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह पीछा करने वालों को चकमा देता है और आखिरकार में एक चलती ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन में थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन चैन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की से, एस्मी से। एस्मी सीधे पेंटिंग की मांग करती है, लेकिन ल्यूक मना कर देता है। कुछ ही देर में एस्मी के आदमी ट्रेन में हमला कर देते हैं और जबरदस्त फाइट होती है, मगर ल्यूक एक बार फिर चालाकी से बच निकलता है। अब कहानी हमें लंदन में ले जाती है, जहाँ ल्यूक की बहन शार्लेट एक म्यूजियम में आर्ट क्यूरेटर है। उसकी पर्सनल लाइफ काफी उलझी हुई है, तलाक चल रहा है और बेटे की कस्टडी को लेकर कोर्ट केस भी। एक सुबह जब वो म्यूजियम आती है तो वहाँ अचानक ल्यूक सामने खड़ा होता है। सालों बाद वो बातें बनाकर शार्लेट का ध्यान भटकाता है और एक फेमस पेंटिंग चुरा लेता है। शार्लेट उसके पीछे बाहर आती है और देखती है कि ल्यूक एक लग्जरी कार में उसका इंतजार कर रहा है। शार्लेट भी कार में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस आ पहुंचती है। एक थ्रिलिंग कार चेस के बाद ल्यूक अपनी कार को लेकर एक ट्रेलर ट्रक में छुपकर निकल जाता है। यहाँ ट्रक में उसके दो साथी मिलते हैं, पैट्रिक और डेब, जो उस पेंटिंग में कोई खास सुराग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ल्यूक शार्लेट को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन शार्लेट साफ मना कर देती है। तभी पैट्रिक बताता है कि उस पेंटिंग में कोई भी क्लू नहीं मिला। अब ल्यूक शार्लेट को बेहोश करके एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। जब शार्लेट वापस म्यूजियम जाती है तो एक बड़ा खुलासा होता है। ल्यूक वो पेंटिंग वहीं पास वापस रख गया था जहाँ से उसने चुराई थी। इसके बावजूद शार्लेट को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब इंटरपोल भी ल्यूक के पीछे लग चुका था और शार्लेट भी उनके रडार पर थी। अपनी नौकरी और बेटे की कस्टडी दोनों को खोने के डर से गुस्से में शार्लेट ल्यूक के हाइड आउट तक पहुँचती है और उससे भिड़ जाती है। लेकिन इस बहस के बीच ल्यूक एक बार फिर उसे अपने मिशन में शामिल होने का ऑफर देता है। अब ल्यूक बताता है असली मकसद, फाउंटेन ऑफ यूथ को खोजना, एक रहस्यमय जगह जहाँ पानी अमरता और असीम दौलत देने वाला कहा जाता है। इस मिशन में ल्यूक, पैट्रिक और डेब के अलावा एक अमीर बिजनेसमैन ओमन भी शामिल है, जो इस पूरे सफर का स्पॉन्सर कर रहा है। वह कैंसर से जूझ रहा है। उसी इलाज की आस में वह फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाशी में लगा है। ओमन शार्लेट से कहता है कि अगर वह उनकी मदद करे तो वह उसके बेटे की कस्टडी के लिए हाई प्रोफाइल लॉयर और म्यूजियम की नौकरी वापस दिलाएगा। इस शर्त पर शार्लेट मान जाती है। ल्यूक आगे बताता है कि फाउंटेन का दुरुपयोग रोकने के लिए एक गुप्त समूह प्रोटेक्टर्स ऑफ पाथ ने इसे प्राचीन काल में छुपा दिया था। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हर पीढ़ी संभालती आई है, पर साथ ही एक विद्रोही ग्रुप था जिसने इसे सार्वजनिक करना चाहा। उन्होंने फाउंटेन का पता 6 मशहूर पेंटिंग में छुपा दिया। पहला क्राइस्ट कैरिंग द क्रॉस, जिसे इन्होंने शुरुआत में थाईलैंड से चुराया था। दूसरा हेड ऑफ क्राइस्ट, जिसे इन्होंने लंदन म्यूजियम से चुराया। बाकी 4 पेंटिंग, प्रत्येक में एक खास 6 and 1 सिग्नेचर लाइन और एक यूनिक कैरेक्टर का चिन्ह है, जो ही असली क्लू है। जांच में पता चलता है कि शार्लेट के म्यूजियम से चोरी की गई हेड ऑफ क्राइस्ट असल में एक प्रेस्टीज डुप्लीकेट थी, बैकअप कॉपी, जिसमें कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं था। इसीलिए उस पेंटिंग में क्लू नहीं मिल पाया। असली पेंटिंग की लोकेशन अभी भी तलाश में थी। RMS लुस्टीनियस शिप पर सवार हुआ था। युद्ध के दौरान जर्मन ने शिप को डुबो दिया और पेंटिंग उस जहाज के गोदाम में ही अटकी रह गई। ल्यूक, शार्लेट, पैट्रिक और डेब अंटार्कटिका सागर में पहुंचते हैं। गोदाम के हिस्सों को बड़े बैलून से सतह पर खींचा जाता है और टीम पेंटिंग के ठिकाने में झांकने जाती है। जैसे ही वे पेंटिंग का बॉक्स पाते हैं, एस्मी अपने हैचमैन के साथ हेलीकॉप्टर से प्रकट होती है और गन पॉइंट कर मांग करती है। एक जबरदस्त तकरार भरी फाइट छिड़ती है, जिससे बैलून फटने लगता है और पुरानी लुसिस्टानिया फिर से पानी में डुबकियां लगा देती है। ल्यूक और शार्लेट जान बचाकर एस्मी के गुंडों से निपटते हैं, जबकि शिप पूरी तरह समुद्र की गहरी गोद में समा जाती है। ल्यूक और उसकी टीम को जब ओरिजिनल पेंटिंग मिली तो उसका स्कैन करने पर एक लैटिन अक्षर W दिखाई देता है। बाकी पेंटिंग से मिले अक्षरों के साथ जब उन्हें मिलाकर देखा गया तो एक शब्द बनता है, विकेट। काफी सोचने के बाद ल्यूक को समझ आता है कि 6 and 1 लाइन और विकेट शब्द का संबंध असल में किंग जेम्स से है, जो कभी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के राजा थे। किंग जेम्स ने अपनी एक बाइबल ट्रांसलेशन पब्लिक की थी, जिसमें गलती की वजह से उसे विकेट बाइबल कहा गया। अब टीम को यकीन हो जाता है कि फाउंटेन की असली सुराग उसी विकेट बाइबल में छिपी है, जो इस समय ऑस्ट्रेलियन नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। लेकिन तभी इंटरपोल एजेंट जमाल अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ चल ही रही होती है कि तभी थाईलैंड के माफिया गैंग वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और इंटरपोल टीम को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उनका लीडर वही होता है जिससे ल्यूक ने फिल्म की शुरुआत में पेंटिंग चुराई थी। वो अब अपनी पेंटिंग वापस मांगता है। ल्यूक अपनी पुरानी चालबाजी दिखाता है, उसे और 5 महंगी पेंटिंग देने का वादा करता है, बशर्ते उसके साथियों को छोड़ दिया जाए। डील मान ली जाती है और ओबन, डेब, पैट्रिक और शार्लेट को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ल्यूक इंटरपोल एजेंट जमाल को इशारा करता है और एक तेज म्यूजिक प्ले करवा देता है, जिससे सबका ध्यान बट जाता है। इसी बीच फायरिंग शुरू हो जाती है इंटरपोल और माफिया के बीच। हंगामे के बीच ल्यूक भी मौके से निकल भागता है और टीम दोबारा इकट्ठी होकर सीधे ऑस्ट्रेलियन नेशनल लाइब्रेरी पहुंचती है। शार्लेट अपने बेटे थॉमस को भी साथ ले आई थी, जिसे वो ओबन के साथ कैफे में छोड़ देती है। लाइब्रेरी में इन्हें विकेट बाइबल मिल जाती है। तभी एस्मी भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है। ल्यूक उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उस पर हमला हो जाता है। भारी मार धाड़ के बाद ल्यूक
ल्यूक गुंडों को हराकर भाग निकलता है। बाइबल को पूरी तरह से स्कैन करने में काफी वक्त लगता, इसलिए टीम उसे चुराने का फैसला करती है। ल्यूक और डेब एक लाइब्रेरी असिस्टेंट को बेहोश कर देते हैं और एक छिपे हुए टनल के जरिए बाइबल को लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। उधर जब ओवन और थॉमस वापस होटल की ओर निकल रहे होते हैं, तभी एस्मी के गुंडे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बीमार होने के बावजूद ओवन अकेले ही सभी पर भारी पड़ता है और थॉमस को लेकर सुरक्षित निकल जाता है। होटल में जब पूरी बाइबल को स्कैन किया जाता है तो उसमें कुछ रहस्यमय नंबर पैटर्न निकलता है। टीम इसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं होता। तभी छोटा थॉमस इन नंबरों को ध्यान से देखता है और सुझाव देता है कि हो सकता है कि ये नंबर म्यूजिक नोट्स हों। जब उन्हें म्यूजिक स्केल पर प्ले किया जाता है तो एक प्राचीन गाना उभरता है जो कभी एंशिएंट 7 वंडर्स के सम्मान में लिखा गया था। शार्लेट कहती है कि मौजूदा मैप पर इन वंडर्स की लोकेशन पॉइंट करो। अब ल्यूक उन 6 पेंटिंग को मैप पर रखता है और सभी यूनिक कैरेक्टर्स को चिन्हित करता है। तब एक खास पैटर्न बनता है जो सीधे 7वें वंडर की ओर इशारा करता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यानी अब अगला पड़ाव साफ है, फाउंटेन ऑफ यूथ शायद कहीं न कहीं गीजा के पिरामिड में छिपा हुआ है। एक तरफ ल्यूक और उसकी टीम ने आखिरकार फाउंटेन की संभावित जगह ढूंढ ली थी, तो दूसरी ओर वेटिकन सिटी में एस्मी एक सीक्रेट सोसाइटी में मेंबर से मिल रही थी। वो उन्हें रिपोर्ट देती है कि बाइबल ल्यूक के हाथ लग चुकी है और अब वो जल्दी फाउंटेन तक भी पहुंच जाएगा। यह सुनते ही उसके मेंटर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो एस्मी से कहता है कि अब वक्त आ गया है एक्सट्रीम कदम उठाने का। फाउंटेन की सुरक्षा के लिए अगर किसी की जान लेनी पड़ी या खुद की कुर्बानी देनी हो तो पीछे मत हटना। साथ ही वह उसे एक त्रिशूल नुमा पुराना हथियार देता है। उधर टीम आखिरकार इजिप्ट पहुंच चुकी थी। अब उनके सामने था गीजा का पिरामिड। उन्हें पता चलता है कि पिरामिड के नीचे कई गुप्त रास्ते और चेम्बर हैं। ओवन ने सिक्योरिटी के लिहाज से भारी संख्या में गनगैम और बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिए थे, लेकिन ओवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अब वो शार्लेट और ल्यूक की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। टीम जब पिरामिड के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचती है तो उन्हें एक दीवार दिखती है जिसके पीछे जाने का रास्ता हो सकता था। शार्लेट रिक्वेस्ट करती है कि दीवार को तोड़ने से पहले उसे 1 घंटा दिया जाए, शायद वो कोई रास्ता खोज ले, लेकिन ओवन उसकी बात को नजरअंदाज करता है और दीवार तोड़वा देता है। इसके बाद सभी एक लंबे पैसेज से गुजरकर एक गोल पत्थर वाले कक्ष में पहुंचते हैं। पत्थर को हटाना असंभव लग रहा था, इसीलिए ओवन उसे ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश करता है, जिससे ल्यूक और शार्लेट के साथ उसकी बहस शुरू हो जाती है। अब वह खुलकर बोलने लगता है, पैसे मैंने लगाए हैं, टीम मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। तभी छोटा थॉमस नोटिस करता है कि उस रूम की आवाज बहुत तेज गूंज रही है। वह पास रखे एक पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर वही 7 वंडर्स वाला सॉन्ग बजाता है और जैसे ही वह धुन बजती है पूरा चैम्बर गूंजने लगता है। वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है कि पत्थर खुद ब खुद हवा में तैरने लगता है। शार्लेट पत्थर को धीरे धीरे खिसकाती है और उसके नीचे एक बीटल की आकृति बनी होती है। ल्यूक जैसे ही उसे छूता है वो हिस्सा एक लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। टीम अब उस रहस्यमय लिफ्ट से नीचे उतरती है। उधर बाहर इंटरपोल की टीम पहुंच चुकी थी। ओवन के गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एस्मी भी अपनी टीम के साथ आ जाती है। इंटरपोल और एस्मी की फोर्स मिलकर ओवन के सभी गार्ड को खत्म कर देते हैं और फिर वो पिरामिड के अंदर दाखिल होते हैं। नीचे लिफ्ट रुकती है और टीम एक नए पैसेज में दाखिल होती है, जिसके अंत में एक गोल्ड प्लेट पर ट्री ऑफ लाइफ उकेरी हुई थी। शार्लेट नोटिस करती है कि वहाँ एक गोल्ड की मूर्ति है जिसके हाथ में एबन स्टोन है, जिसे जलता हुआ पत्थर भी कहा जाता है। वह स्टोन लेकर गोल्ड प्लेट के सेंटर में लगाती है, जिससे एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। अंदर वो एक विशाल चैम्बर में पहुँचते हैं, जिसकी गहराई लगभग 5-6 मंजिल जितनी थी। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर ल्यूक को एक बीटल म्यूरल दिखता है। वह उसे दबाता है और दीवारें बदलने लगती हैं और सीढ़ियां बाहर निकल आती है। सीढ़ियों से नीचे पहुंचने पर वे एक आई जैसी आकृति के पास आते हैं। जब वे उसके करीब जाते हैं तो वह खुलती है और नीचे एक छोटा सा तालाब नजर आता है, फाउंटेन ऑफ यूथ। पर ओवन निराश हो जाता है। उसे कुछ ग्रैंड या चमत्कारी दिखने की उम्मीद थी। अपनी शंका मिटाने के लिए वो ल्यूक से कहता है कि वह पहले इस पानी को पिए। ल्यूक और शार्लेट इनकार कर देते हैं। इस पर ओवन गुस्से से चिल्लाता और खुलासा करता है कि उसे कभी कोई कैंसर था ही नहीं, ये सब सिर्फ एक चाल थी ताकि वो फाउंटेन तक पहुंच सके और खुद को अमर बना सके। उधर जमाल और एस्मी दोनों अब तक नीचे पहुंच चुके थे। ओवन जो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था, गुस्से में ल्यूक को शूट कर देता है। जिंदा रहने के लिए ल्यूक के पास अब सिर्फ एक ही चॉइस थी, फाउंटेन का पानी। वो जैसे ही उतरता है और पानी को छूता है, उसका खून उस पानी में घुल जाता है। पानी चमकने लगता है, उसमें एक एनर्जी बहने लगती है। पूरा पौंड पानी से भर जाता है और ल्यूक हवा में उठने लगता है। उसके चारों तरफ बिजली सी चमकती है और तभी उसके हाथों में एक चमकदार ऊर्जा की लहर बन जाती है। ल्यूक जब फाउंटेन के पास पहुंचता है तो उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए लालच झलकता है। वो पानी को छूता और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, उसे एक अजीब विजन दिखाई देता है। इस विजन में वो खुद फाउंटेन का पानी पी रहा होता है। उसकी बॉडी में ताकत भर रही होती है, लेकिन उसी वक्त नीचे शार्लेट और थॉमस खड़े नजर आते हैं। धीरे धीरे दोनों की उम्र तेजी से बढ़ती है। वे बुढ़ापे की ओर ढलते जाते हैं। उनकी शक्तियां ल्यूक के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है। यह एक डरावना दृश्य था, जिसमें साफ समझ आता है कि अमरता का यह वरदान तभी मिलेगा जब वो अपनों की बलि देगा। यह देख के ल्यूक का मन डगमगाता है। वो फौरन पीछे हटता है और पानी पीने से इनकार कर देता है। जैसे ही वो अपना फैसला लेता है, उसकी बॉडी खुद ब खुद हील होने लगती है। जख्म भरने लगते हैं, दर्द गायब हो जाता है। यह दरअसल फाउंटेन की एक परीक्षा
थी कि कोई व्यक्ति अपनी लालच से ऊपर उठ सकता है या नहीं। ल्यूक यह परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन ओवेन के लिए ये सब बकवास था। वह गुस्से में ल्यूक पर गोलियां चलाने लगता है, पर अब ल्यूक को फाउंटेन की शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही थी। गोली लगने के बावजूद उसके घाव भरते जाते हैं। ल्यूक फिर से खड़ा हो जाता है और शार्लेट व थॉमस के पास आता है। अब ओवेन की बारी थी। वह खुद फाउंटेन के पास पहुँचता है और खून की एक बूंद उसमें गिराता है। फिर से एनर्जी पानी में बहने लगती है। पानी चारों तरफ घूमता है और वह भी हवा में उड़ने लगता है। उसके हाथों में वही चमकदार शक्ति आ जाती है। उसी वक्त उसे भी एक विजन दिखता है। उस विजन में वो खुद अनंत शक्ति हासिल कर रहा होता है, लेकिन वहीं नीचे उसका एक और रूप होता है, कमजोर और थका हुआ, जिससे सारी जीवन शक्ति खींची जा रही होती है। यह एक साफ इशारा था कि अगर ओवेन यह शक्ति हासिल करता है तो किसी और की कीमत पर, लेकिन ओवेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह बिना झिझक के पानी पी जाता है। अब एस्मी और जमाल भी नीचे आ चुके होते हैं। एस्मी देखती है कि ओवेन शक्ति पा रहा है और वह तुरंत एक्ट करती है। उसके पास एक खास चाबी होती है जो उसे उसके मेंटोर ने दी थी। वह त्रिशूल जैसे इस चाबी को एक लॉस्ट में लगाकर एक पुराने बेल में बजाना शुरू करती है। उसकी आवाज पूरे चेंबर में गूंजती है और अचानक पिरामिड के अंदर सब कुछ वाइब्रेट करने लगता है। चेंबर के सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। ओवेन अब जिस पानी से शक्ति ले रहा था वही पानी उसकी ऊर्जा खींचने लगता है, क्योंकि ओवेन के पास कोई अपना नहीं था, कोई ऐसा जिससे वो सच्चा प्रेम करता हो। वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था। चेंबर का दरवाजा तेजी से बंद हो रहा था। ल्यूक, शार्लेट, थॉमस और बाकी सभी लोग बाहर की ओर भागते हैं। सबसे आखिर में जैसे तैसे बाकी लोग ऊपर पहुँचते हैं। चेंबर पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ओवेन फाउंटेन के सामने अपनी ही लालच की वजह से हमेशा के लिए फंसा रह जाता है। बाहर आने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ल्यूक इंटरपोल एजेंट जमाल को सारी चुराई हुई पेंटिंग लौटा देता है। बदले में जमाल ल्यूक और शार्लेट को आजाद कर देता है और सब दोष ओवेन के सिर पर डालता है, जिसे अब गायब घोषित कर दिया जाता है। एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी सफर अब खत्म हो चुका था। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।